तो जी। कैमरा थोड़ा समय लेगा। ओ यहाँ पे उपस्थित सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम। गुरु जी, साधक जी, इनको मेरा प्रणाम। मेरा आज इनसे प्रश्न यह है कि आप जो व्यक्ति को एक बार देखकर उनसे बातें करके उनके गुण अवगुण, मन के भावों तथा वह क्या चाहते हैं, आपके इर्द गिर्द उपस्थित पेड़ पौधे आपसे क्या कहना चाहते हैं, दिशा और गतिविधि को देखकर क्या हो सकता है उसका अनुमान लगा लेते हैं। तो ऐसा क्या रहस्य है जो आपके समझ में आता है और हमारे समझ के परे है? ये तो बहुत व्यक्तिगत सा आगे का प्रश्न हो गया मेनका। जी। लेकिन कुल मिलाकर मैं देखता हूँ और आप लोग नहीं देख पाते, ये समस्या आज की नहीं है। ये उलझन, ये समस्या आदिकाल से लगाकर मानवों की बनी ही रही है। इसमें कोई बहुत बड़ी चिंता की बात या बहुत बड़े रहस्य की बात है ही नहीं। जी। जैसे इस बिल्डिंग में जी। देखो, एक बार फिर से मैं इस प्रश्न को अपनी तरफ से बड़ा करता हूँ। जी। जी। जैसे तुमने पूछा जी। कि मैं कैसे कह देता हूँ कि फूल मुझसे बात करते हैं, उनकी जी। भाषा जी। मैं कैसे समझता हूँ, वो कैसे क्यों मुरझाते हैं और क्यों खिलते हैं, जी। और हवाएं मेरे आसपास क्यों मुझे उत्फुल्लित रखती हैं, पॉजिटिव बनी रहती हैं। जी। मानव के संवाद में, मानव के साथ, नए आदमी के साथ संवाद में भी, भले ही वो फ़ोन से होता हो, तब जी। मैं उसके मन की बात, और वो जिसे समझता है कि वो तो राज ही है मेरा, कोई नहीं जानता। जी। तुमने ऐसा पूछा कि मैं कैसे जान लेता हूँ, जी। जी। और इससे, इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि ये जो क्वांटम ऑकल्ट या उपनिषदों की चर्चा, जिसके लिए मैं कहता हूँ कि हमारे पौराणिक ज्ञान को जो नए संदर्भों में उपदिष्ट कर रहे हैं, उपदेश जी। दे रहे हैं, टीवी पर चल रहे हैं लगातार, जी। वो पूरा नहीं कह रहे हैं। वो रटा रटाया बोल रहे हैं, तोता रटंत। उनमें और तोते में कोई फर्क नहीं है। उनसे बेहतर तो हमारा जो रिकॉर्डेड अच्छी आवाज़ में जो गाना गाते हैं या अच्छे डांस को प्रस्तुत कर सकते हैं, वो बेहतर हैं मनोरंजन के लिए। उनका कहा हुआ मनोरंजन में ही जाता है। ऐसा मैं कैसे कह देता हूँ? मैं कैसे कह देता हूँ कि हमको बुद्ध और महावीर से आगे जाना पड़ेगा? इसमें तो मेरा अहंकार ही बोलता है। ये जो संवाद की समस्या है, ये जो आगे पीछे हमने मान लिया है, जो हमको लगता है कि वो हमसे बहुत आगे और हम बहुत पीछे, जी। ऐसा आदिकाल से मानव के साथ चलता ही रहता है। इसको यूं समझो कि मान लो तुम अभी जिस घर में रह रही हो, उस जी। घर में और जहां मैं बैठा हूं, एक दूरी है ना। जी। जी। ये जो डिस्टेंस है, ये जब तुम कवर करके आती हो पाँव पाँव चलकर, जी। तो तुमको आधा घंटा लगता है, ऐसा जी। बताया तुमने। जी। तो ये आधे घंटे के दौरान बीच में और कई सारी दुकानें, कई सारे व्यक्ति, कई सारे चित्र दिखते हैं ना।
जी जी और उन सब के बारे में थोड़ी हो या ज्यादा हो, तुम्हारी जिज्ञासा बनी रहती है। जी जैसे कहीं भीड़ ज्यादा हो गई तो जानने की इच्छा करेगी कि क्या बात है, कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई, ये जी इतनी भीड़ क्यों है। और सामान्य अगर चल रहा है, भाई सब जैसे रोज आती हो, रोज देखती हो, चाय की दुकान पर भीड़ है, गाड़ियां चलती है, आदमी चल रहे जी हैं, बाएं दाएं का ध्यान रख रहे हैं, वगैरह वगैरह, तो बहुत उस पर ध्यान नहीं देती, आगे बढ़ जाती हो। ठीक है ना। जी उसके बाद हम दोनों, जब जब तुम यहाँ आई हो मेरे पास, मेरी कक्षा में बैठी हो, तो हम एक जी ही तल पर बैठे हुए होते हैं। जी तब जो भी संवाद बनता है वो तुमको पूरी समझ में आता है, इसीलिए जी तो हमारा संवाद बन पाया, इसीलिए तो तुम आगे प्रश्न पूछने लायक बनी। जी नहीं तो और भी जो कक्षा में बैठते हैं सुनने वाले, जी जी उनको प्रश्न करना नहीं आया तो उनके मन में ये आता ही होगा कि तुम उनसे आगे हो, जी जबकि तुम्हारे मन में भाव ये है कि तुम तो सबसे नहीं हो, तुम तो जी सबसे बाद में आई हो। जी तो वो आगे होंगे, वो कुछ ज्यादा जानते होंगे, जी जबकि वो ऐसा समझ रहे हैं पलट करके कि ना ना, तुम ज्यादा जानती हो, तभी तो प्रश्न कर पा रही हो। तो एक दूसरे के प्रति ये जो जिज्ञासा है, ये जो आगे पीछे होने का भाव है, यही जी प्रश्नों को जन्म देता है, यही प्रश्नोत्तर गीता को जन्म देते हैं, ज्ञान की धारा को आगे बढ़ाते हैं। ये उपकारी है, ये क्रम पूरी जी मानव जाति के लिए इतना इसका उपयोग है। बाकी आगे पीछे कोई है नहीं, कौन कहाँ है ये जानना भी कठिन है। मैं अपनी स्थिति तो जान सकता हूँ, अपनी स्थिति मैं बता सकता हूँ, अभी बता ही रहा हूँ। जी जैसे तुमने पूछा कि कैसे जान लेते हैं, तो जी मैंने धैर्य पूर्वक देखा और देख करके क्रिया को शुरू से पकड़ा। जैसे अभी 5-4 प्रश्न तुमने पूछे होंगे, जी तो जी मैं उसको बहुत प्रारंभ से पकड़ के कहता हूं, और जहां तक तुम अभी पहुंची हो वहां जी तक लाकर छोड़ता हूं। जी चलना तो उससे आगे और भी है, जी चलना आगे और भी है, मतलब तुम्हारे और प्रश्न उसमें से नए बनते हैं, जी या जो प्रश्न पूछा था पहले उसमें भी तुम पाती हो कि पूरी तृप्ति तो नहीं हुई। इसका अर्थ यह जी है कि मैं ये प्रश्न कहां से आया उसको जानने की कोशिश करता हूं, जी जिसे तुम ठीक से नहीं कह पाई। बस इतना ही राज है। मैं धैर्य पूर्वक अपने आसपास घटने वाली हर घटना को ऐसे ही नहीं छोड़ता। जैसे सुबह सुबह मैं जो स्वाध्याय का वीडियो बनाता हूं, उसमें जी जब मैं कहता हूं कि परिवेश बहुत शांत है, ब्रह्म मुहूर्त है, चिड़िया चहचहा रही है, कबूतर की गुटरू हो रही है, हवाएं चल रही है, पत्ते लहला रहे हैं, फूल मुस्कुरा रहे हैं, और मेरा चारों तरफ परिवेश जो है वो बहुत मुझे उत्साह देता है, तो मैं इतनी बात कहता हूं, इसका अर्थ यह है कि मैं इन सब के प्रति सजग हूं। जी इसका अर्थ यह भी है कि सजग तो मैं और घटनाओं के प्रति भी हूं, पर उन सब को कहने की सीमा है ना, जी जी सब नहीं कह सकता। जैसे हवा जब चलती है तो मेरी चमड़ी पर टकरा करके मुझे उत्फुल्लित करती है ना, जी जी वो हवाएं जो गंध लाती है वो मेरी सांसों में सुगंध भरती है ना, जी वो मैं नहीं कहता, क्योंकि अगर मैं वही कहूंगा तो बात वहीं तक रह जाएगी, और 1 मिनट में मैं ये बात पूरी करके और मैं आगे बढ़ता हूं। उससे पहले मैं कालमान बताता हूं, भाई आज सोमवार है, ये तारीख है, ये तिथि है, और प्रातः का इतना बजा है। तो स्पेस और काल दोनों को एक साथ देखता हूं, जबकि कामना मेरी काल से परे होने की है। जब मैं ओकल्ट पर चर्चा करता हूं, ओकल्ट को देखता हूं, जी तो वो तो काल के परे का है ना, उस पार का है, वहां तो काल की कोई सत्ता नहीं है, और स्पेस की भी सत्ता वैसी नहीं है जैसी यहां है।
जैसे अभी तुम लोग देख पा रहे हो कि त्रिआयामी है ये जगत, लंबाई चौड़ाई जी ऊंचाई। मैं जब ऑकल्ट की चर्चा करता हूं तो मैं देखता हूं कि 7 आयाम तो है। भले ही मैं धुंधला देख पा रहा हूं, भले ही मैं साफ नहीं देख पा रहा हूं, क्योंकि मेरे जन्मों का जो अभ्यास है वो 3 आयामों में भी पूरा देखने का अभ्यास नहीं है भाई। इन 3 आयामों में भी पूरा कहां देख पाता हूं। जी उदाहरण के लिए मैंने एक लड़की को देखा और देखते ही कह दिया कि वो बहुत दुर्बल है, तो इसका आत्मविश्वास डिगा हुआ है, आत्मविश्वास में शेकिंग है, कुछ हिला हुआ है, और कहते ही उस लड़की ने स्वीकार कर लिया। तो ये बहुत सामान्य सी बात है कि वो लड़की अपने आत्मविश्वास को पहले से हिला हुआ पाती रही है, और मैं शरीर को देख करके मन की गति को, और कैसी है ये शरीर और मन तो साथ साथ ही है ना, जी तुम्हारे मन में जो बहाव होंगे वो तुम्हारे शरीर पर आएंगे कि नहीं आएंगे। आएंगे। तुम्हारे तुम्हारे मन में खुशी होगी तो मुस्कान तुम्हारी बहुत मधुर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। जी तुम्हारी आवाज बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी। जी तो ये जो लक्षण है वो तुम्हारे मन का परिचय देते हैं कि नहीं देते हैं। बिल्कुल देते हैं। बिल्कुल। तो मन की वहां से पकड़ करके थोड़ा सा और खोज लेना क्या बड़ी बात है भाई। उसकी भी एक तरीका है, विधा है, जान जाओगी तुम। हैं, जैसे आवाज को 4 भागों में हमने बांटा था, वैसे मनोवैज्ञानिक जो है, जो मनोविज्ञान की इतनी किताबें, आज सर्वाधिक किताबें मनोविज्ञान की लिखी जाती है, तो मनोवैज्ञानिक जो है वो इसी तरह से अध्ययन पूर्वक, धैर्य पूर्वक हर एक के मन को समझने की कोशिश करता है। चूक इसलिए जाता है कि सबका मन अलग अलग है भाई। हर व्यक्ति अपना स्वतंत्र है, अलग अलग है। समझ पा रही हो। जी हाँ, हर व्यक्ति, जैसे किसी भी व्यक्ति का फिंगरप्रिंट्स भी मिलता नहीं है, वैसे एक भी व्यक्ति तन से और मन से दूसरे से कोई समानता नहीं मिलेगी। ये रचनाकार ने जिस सांचे में तुमको डाला वो सांचा तोड़ के फेंक दिया, दूसरा नहीं बनाएगा। मैंने पूछा चांद से, मेरे यार सा सुंदर कोई है कि नहीं। चांद ने कहा नहीं नहीं नहीं। गाना है ना, एक ठीक से नहीं गाया मैंने। तो ये कोई किसी के समान नहीं है भाई। इसलिए सबकी कहानी अपनी स्वतंत्र है, अपनी अलग है, सबकी अपनी विशेषता अलग है। उस विशेषता को जान करके सम्मान कर लेना, फूल की अपनी भूमिका है। फूल निरंतर मुस्कुरा सकता है, मैं तो नहीं मुस्कुरा सकता। फूल झड़ते हुए दुख में नहीं पड़ता, झड़ जाता है तो पेड़ रोता नहीं उसके लिए। मेरा तो कोई निकट का चला जाए तो मैं तो रोता हूँ, जार जार रोता हूँ। फर्क है ना। जी सब अपनी अपनी जगह है। मेरा ड्राइवर जो मेरी मदद करता है, क्योंकि मैं वो काम नहीं कर सकता। तुम लोग जो मेरी मदद करते हो, क्योंकि मैं वो काम नहीं कर सकता, समय की कमी से हो या किसी भी प्रकार से हो, तो मैं अपने स्पेस और काल को पूरा देखता हूँ। स्पेस और काल को पूरा देखता हूँ, परिवेश को देखता हूँ, समझता हूँ। अपने संपर्क में आने वाले किसी भी इकाई को मैं ऐसे ही नहीं जाने देता, इग्नोर नहीं करता। बाकी लोग जो हैं ऐसे ढेर सारे प्रश्नों को से बचकर निकल जाते हैं। ब्रेकअप लेकर के वो, आज मेरे यार से मेरा ब्रेकअप हो गया, उत्सव मनाते हैं। मेरे पास ब्रेकअप का फॉर्मूला नहीं है। मैंने देख लिया कि सब मेरा ही विस्तार है, मैं जाऊंगा कहां ब्रेकअप करके। बहुत गाने हैं जी सिनेमा में, जी तेरे को छोड़ करके, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। ऐसी अवस्था है मेरी। इसलिए मैं एक शेर कहता हूं, तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। भूलने की स्वतंत्रता मुझे नहीं है, तुम भूल जाओ, तुम्हारा हक है।
इस विधा से सबको स्वीकार करते हुए, स्वीकार करने मात्र से पढ़ना आ जाता है। मित्र, तुम स्वीकार तो करो अपने आसपास, तुम चुनाव मत करो यार। अच्छा बुरा जो आ रहा है, ये बुरा फेंक दिया, अरे वो बुरा तुम्हारी अच्छाई करने आया भाई। थाली में तीता अचार हो या मीठा लड्डू हो, वो दोनों के अलग अलग रस तुम्हारे जीभ को अच्छे लगेंगे। 6 रस मिलेंगे तो भोजन पूरा होता है। तो तुम अचार आ गया कभी मुंह में, मुंह जल गया, तो तुम ऐसा शपथ मत लो कि आगे से कभी अचार नहीं खाऊंगी। अगर किसी ने तुमको धोखा दे दिया तो शपथ मत लो कि आगे से किसी का भरोसा नहीं करूंगी। अरे भरोसा किए बिना चलता है क्या? नहीं चलता भरोसा किए बिना। अरे भाई, कितनी हत्याएं हो रही है चाकू से, चाकू से हत्याएं हो रही है ना, घर घर में हो रही है। लेकिन जब नाई के पास बाल कटवाने जाते हैं तो पहले नाई उस्तरे को अपने वो चमड़े के पट्टे पर जरा तेज किया करता था, और जो जिसको शेव बनवानी है उसके तो हाथ पांव उसने पहले से बांध दिए, कपड़ा बांध दिया गले से लगा करके, वो हिल नहीं सकता। और वो उस्तरा चलेगा कहाँ? गले के पास में, गले के पास में ही चलेगा ना। तो वो काट दे, इसकी पूरी संभावना है ना। और पहले से ऐसे गले काटे गए हैं, हम देखते हैं बार बार। तो भी शेव बनवाने वाला उसको कहा करता है कि भैया थोड़ा और तेज कर ले। उस तरह को थोड़ा और तेज कर ले ताकि दाढ़ी बनाने में मुझे जरा भी तकलीफ ना हो। बार बार धोखा खाकर भी, कितने जन्मों में कितने लोगों से धोखा खाया हमने, फिर भी मानव के साथ व्यवहार भरोसा करना पड़ता है भाई। अरे माँ ने कितनी बार डांटा हमको, माँ तो माँ है, हम वापस माँ की गोद में ही जाते हैं ना जी। यही जीवन है। ये पूरी सृष्टि जो है वो चलाती है मुझे, और प्रकारांतर से ये पूरी सृष्टि मेरी जिम्मेदारी भी है। पूरी सृष्टि में जहाँ कहीं भी कुछ अप्राकृतिक हो रहा है, जहाँ कहीं भी बिगाड़ हो रहा है, वो मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए जब मेरी सहायता करने कोई कोरोना नाम का वायरस आता है तो मैं उसको मित्रवत देखकर स्वागत करता हूँ। यार कोरोना वही तो कर रहा है जो मैं चाहता था। मैं 40-45 साल से जो देखता हूँ कि पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, और बिगड़ता जा रहा है, और बिगड़ता जा रहा है। तो 40 साल बाद सही इसी देह में कोई एक मित्र आया जिसने पूरी दुनिया में एक साथ 780 करोड़ मानवों को घर में बिठा दिया। ऑफिसें, दुकानें, स्कूलें, कॉलेज सब बंद करवा दिए, सब साफ हो गए, नदियाँ साफ हो गई, हवाएं साफ हो गई, आकाश साफ हो गया। सोच साफ नहीं हुई अभी तक। मूल जो है वो सोच है आदमी की। ये सोच साफ न हुई तो ये नया वायरस ब्लैक फंगस ये आ ही रहा है, दस्तक दे रहा है। तो ये देखो, मैंने एक तुम्हारे उत्तर में कितनी बातें जुड़ गई। अब ये बातें तुमने पूछी तो नहीं थी, लेकिन तुम्हारे उत्तर में ये बनता है कि मैं कैसे कर लेता हूं, कैसे नए वायरस की मेरा अनुमान लग जाता है कि नया वायरस आएगा। मुझे तो नहीं पता था ना जुलाई 2020 में कि ब्लैक फंगस नाम का कोई वायरस भी आएगा। मैं तो नाम भी नहीं जानता था भाई जी। उसका वैज्ञानिक नाम अभी मुझे रटना ही है। कल देखा था उसका वैज्ञानिक नाम। ब्लैक फंगस तो उसको काला काला धुआं उसके चारों तरफ बन जाता है, इसलिए ब्लैक फंगस बोल दिया, लेकिन उसका वैज्ञानिक नाम है एक, मैंने याद आ जाएगा मुझे, वापस बार बार लिखूंगा, इस पर शोध जारी है मेरी। तो इस प्रकार से ये मुश्किल नहीं है, ये धैर्यपूर्वक मेरे साथ। जैसे कमल की बात बताता हूँ। कमल जब मेरे पास आया था तो कोरा अकाउंटेंट था, और मैंने उसका कोई इंटरव्यू नहीं लिया। मैंने इतना ही देखा कि इतना लाचार आदमी रात को 8 बजे बारिश में और अपना ऑफिस छोड़ करके आ गया मेरे पास, ऑफिस की ड्यूटी पूरी करके। जिस दिन फ़ोन किया उसी दिन आ गया। उसने ये नहीं कहा कि कल आऊँगा, और उसको काम की उतनी ज़रूरत नहीं थी। उसके पास एक्स्ट्रा काम अकाउंट से संबंधित था ही। जैसे तुम ट्यूशन करती हो तो तुम्हारे लिए और ट्यूशन इंतजार ही कर रही है। तो उस और ट्यूशन में से 10,000 रुपये महीना कमा लेना कोई बड़ी बात नहीं है।
उससे ज़्यादा कमाते हैं भाई। लेकिन किसी योग से तुम मेरी शोध के साथ आ जुड़ी, जैसे कमल आ जुड़ा, जी तो उस बीच में कई सारे लोग आए और चले गए। उनका दृष्टि जो था वो शोध करना नहीं था, पैसा था, पैसा दिखता जी था, तो वो पैसा लेकर गए, मेरा उपकार करके गए। वो जो ज़्यादा पैसा लेकर गए वो मेरे परिवार वालों के लिए भी चेतावनी बनी और व्यवस्था बन गई कि कमल ही देखेगा। अब मैं पैसे का लेन देन देखता ही नहीं, मैं उसके अनुशासन में रहता हूँ। तो मैं कितना भी खुश हो जाऊँ, मेरी सीमा इतनी है कि मैं अपनी गलती पर जो दंड मैं स्वीकार करता हूँ उतना जी अपने हाथ से दे दूँ। किसी के प्रति मुझे शुभकामना करनी है तो 121 रुपया समूचा हंसी आती है मुझे। 121 रुपये कोई मायने रखता है? खुश होकर के, और शगुन है, ये खाली मन के भाव हैं। और मैंने अपनी जी सीमा इतनी बना ली, ये बंधन मैंने स्वीकार किया। जैसे मैंने जन्म लेने के लिए इस देह का बंधन स्वीकार किया। मैं तो जी जानता था कि ये देह बचपन छूटेगा, जवानी भी छूटेगी, चली जाएगी, बुढ़ापा आएगा, लाचारी होगी, किसी का हाथ पकड़ कर ही चलना होगा, शरीर गिरने गिरने को हो जाएगा, जर्जर हो जाएगा। तो जी भी ये देह स्वीकार किया। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अरे माँ के पेट में गंदगी गंदगी रहती है, वहाँ 9 महीने काटना। अरे माँ का त्याग है तो उस बच्चे का त्याग नहीं है जो 9 साढ़े 9 महीने तक इंतज़ार करता है बाहर आने का। जो थोड़ा ठीक कर लूँ, उसका इंतज़ार तो 4 महीने का ही है। माँ का तब बड़ा है, उस 4 महीने से पहले माँ उस शरीर को बनने के लिए 5 महीने और झेलती है ना उसको। शरीर जब पेट में बन जाता है तब ये बच्चा, ये जीवन इकाई, ये उम्मीद साधक नाम का जो प्राणी, वो माँ के पेट में बन रहे शरीर को चलाना शुरू करता है। पहली बार लात मारता है तो माँ समझ जाती है कि आ गया मेरा लाडला। लात मारकर खाली मैं ये सूचना देता हूँ कि माँ तुम चिंता मत करो, कोई चिंता में मत पड़ो, तुम्हारे सारे दुख दूर करने आ गया हूँ मैं। ये समीकरण मैं देखता हूँ और मैं गर्भस्थ बच्चे की संकल्प शक्ति सब समझता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि बच्चे को गुरु बनाओ, बच्चे को कुछ सिखाने के अहम और वहम से ऊपर आओ, तुम्हारी स्कूलें अपने आप बंद हो जाएगी। ये पाप का धंधा जो तुमने खोल रखा है अपने आप बंद हो जाएगी। भैया तुम बच्चे को गुरु बनाओ तो अपने गुरु को कोई स्कूल में भेजेगा क्या? और स्कूल वाले क्या सिखाते हैं यार? मैम जाते ही बोलती है मम्मी ने इतना ही नहीं सिखाया। बच्चे का दिल टूट जाता है फिर से कि एक तो मेरी माँ ने मुझे ज़बरदस्ती मुझसे अलग किया, मेरे लिए तो माँ से बड़ी कोई चीज़ ही नहीं है दुनिया में। माँ से बड़ा कुछ होता है बच्चे के लिए? नहीं होता। उस बच्चे को और किस प्रकार से जैसे बकरी के बच्चे को माँ से दूर करते हैं वैसे अलग करके स्कूल भेजते हैं पहले तो। और फिर स्कूल में जब वो सुनता है तो पहले तो उत्तेजित होकर कहता है आप मेरी माँ के विरुद्ध में कुछ बोलेंगे तो मारूंगा मैं आपको लेकिन मार तो सकता नहीं, मार खा जाता है। रोते रोते घर आता है तो माँ जाकर माफ़ी मांगती है टीचर से, तो वो देख लेता है कि नहीं माँ तो बड़ी नहीं है। और इस तरह माँ की छवि और पिता की छवि की जगह उन वेतन भोगी टीचर की छवि ले लेती है। वेतन भोगी टीचर तो शोषण करता है, शोषण करता है, हर तरह से शोषण करता है। खाली पैसे का शोषण नहीं करता, भावनाओं का, देह का, समझ का। अरे बोल रोबोट बना देता है उसको। आगे प्रश्न बनेगा, तुम लोग पूछोगे कि फिर हम करें क्या? कभी करेंगे ना बात, अभी नहीं। अभी तुम्हारा प्रश्न जहां तक था कि जी मैं कैसे समझ लेता हूं, तो सरल है, कुछ मुश्किल नहीं है। ये पूरी शोध यात्रा मेरी 2000, मान लो पहला शोध ग्रंथ मेरा 2011 में छपा, वो शोध मेरी 2000 से शुरू हुई। मुझे सिखाया गया शोध का तरीका, लेकिन जिन्होंने मुझे जैसा सिखाया मैंने उसको मान नहीं लिया। शोध कैसे की जाती है ये पाश्चात्य तरीका किताबों में बहुत पढ़ा है मैंने। उसमें जो सबसे मुश्किल तरीका था वो मैंने खोज के निकाला। कार्ड बनाए मैंने, 5300 कार्ड बने। तुम देखोगी मेरे पास कार्ड तो हैरान रह जाओगी। उन कार्डों में 27 किताबें और पूरी जैसे आज उतर जाए बहुत कीमती किताबें। और वो तिवारी जी ले गए थे कि मैं लिखूंगा ये किताबें। उन्होंने लिस्ट बना ली थी लेकिन फिर छोड़ के भाग गए। उनकी प्रेरणा ये थी कि पैसा मिलेगा और पैसा मिल जाता उनको, कोई बाधा नहीं थी।
वो भाग ही गए, खुद ही मैं क्या करूं भाई। अगर उन्होंने ये शोध पकड़ी होती तो उनके प्रश्न कुछ अलग होते। उनके पूछे हुए प्रश्न और तुम्हारे प्रश्नों में जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। तुम तोता रटंत नहीं पूछती हो, इसलिए तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में तोता रटंत बात कैसे निकलेगी। ये जितना मैंने अभी बोला उत्तर में, वो गूगल में तो नहीं मिलेगा, किसी ग्रंथ में भी नहीं मिलेगा। नहीं। ये जैसे तुम्हारा प्रश्न ओरिजिनल है, मौलिक है, मासूम है, जी। बिल्कुल वैसे ही मेरा उत्तर है। ये दो शिशुओं के बीच की बात है, इसलिए साधक अपने आप को शिशु साधक लिखता है। मेरे भीतर एक छोटा बच्चा 2-2.5 साल का बैठा ही है। तुम अपने बच्चे को थोड़ा और छोटा करो। तुम जो प्रश्न पूछती हो वो तो 20 साल की एक सज्ञान लड़की और आगे बढ़ने की कल्पना, प्रेरणा, अरे इससे मुक्त हो भाई। ये आगे बढ़ने की जो दौड़ है वो खतरनाक है, रोबोट बनाएगी तुमको। जी। हाँ, अब तुम और छोटी बच्ची बन जाओ, ये मेरी कामना है। अरे यार, छोटी बच्ची बन गई तो फिर जब मैं ये कहूँगा आई लव यू तो तुम शर्मा नहीं जाओगी यार। मैं अपनी पोती को कहता हूँ आई लव यू, वो पलट कर मेरे पूरा भरपूर आलिंगन देकर कहती है दादा आई लव यू 2 3 4 5। तो संवाद पूरा बन जाता है जी। बच्चा बच्चे से मिलेगा तो कुछ भेद रख कर बात करेगा क्या। अरे बच्चों की बातें सुनो कभी, वहाँ मजा आ जाएगा। मैंने बहुत सुनी है जी। हाँ, मेरे यहाँ बच्चे खेलते हैं तो उनकी बहुत छोटे छोटे थे, तब से मैं मेरी शोध में दे मेरे संस्मरण सुनना तो उसमें मेरी पोती जब हेलो कौन कौन बीच में आया। कोई नहीं गुरुजी। ओ, किसी की आवाज सुनाई दी बच्चे जैसी मुझे। वो मेरा छोटा भाई है। ऐसा बोलो। अपने परिवेश के प्रति पूरा सजग रहता हूं बेटा। तो तुम्हारा भाई भी सुन रहा है तो ये मेरे लिए धन्यता है। शायद वो जल्दी पकड़ेगा तुम्हारी बजाय। तो ये तरीका है, बहुत सीधा है, सरल है, कोई भेद नहीं है और सारे भेदों को खोलने वाला ओंकार हमारे पास है ही। चलो 3 बार ओंकार और शांति करके समाप्त करेंगे। ओ